नमस्कार फ्रेंड, मैं गौरी शंकर सिंह और आप देख रहे हैं जीवन ज्ञान भौतिक विज्ञान। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अनुगमन वेग यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। तो चलिए आज के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और भौतिक विज्ञान से संबंधित यदि जानकारियों को आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो को आप तुरंत देख सकें। तो अनुगमन वेग क्या होता है, चलिए इस पर चर्चा करते हैं। आपको बताया जा चुका है कि जितनी भी धात्विक चालक होते हैं उन सभी धात्विक चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, यह एक तार है, यह पतला सा तार है। इस तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, अर्थात यहाँ पे हम मुक्त इलेक्ट्रॉनों को ई से दिखाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के संबंध में पहले ही वीडियो बनाया जा चुका है, आपको काफी कुछ जानकारियां वहां से मिल सकती हैं। अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं। तो अब तक के वीडियो में बताया जा चुका है कि सभी धात्विक चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इनकी संख्या आप जानते हैं कि इनकी संख्या 10⁻23 इलेक्ट्रॉन प्रति घन मीटर होते हैं लगभग, अर्थात इतने इलेक्ट्रॉन एक घन मीटर में पाए जाते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन? मुक्त इलेक्ट्रॉन। यह मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं पूरे चालक में यादृच्छिक गति करते हैं, यानी कि अनियमित गति करते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं। ठीक है, यादृच्छिक इधर उधर गति करते हैं। या जिस वेग से गति करते हैं उस वेग को कहते हैं ऊष्मीय वेग, और ऊष्मीय वेग का मान लगभग होता है 10⁵ मीटर पर सेकेंड। यह वेलोसिटी भी काफी अधिक है, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन चालकों के भीतर अत्यंत उच्च वेग, जिसे ऊष्मीय वेग कहते हैं और जिसका मान 10⁵ मीटर पर सेकेंड होता है, से गति करते हैं, यानी इतने वेलोसिटी से गति करते हैं। ठीक है, अब हमको इस ऊष्मीय वेग को जब जान गए तो इसके बाद से आज के वीडियो में अपवाह वेग, जिसको अनुगमन वेग भी कहते हैं और अंग्रेजी में ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे कि क्या होगा। तो अभी हमने बताया कि चालक है तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर उधर गति करेंगे। जैसे इनके गति के दिशा को हमने तीर द्वारा दिखाया, तो इधर जा रहा है, इधर इधर गति करने के दौरान यह धातुओं में मौजूद धनायनों से टकराते रहते हैं। धनायन मतलब वे परमाणु जो इलेक्ट्रॉन खो देते हैं उनको हम धनायन कहते हैं। जब ये धनायनों से टकराते हैं तो अपनी दिशा को बदल देते हैं, अर्थात जब यहां से गया, यहाँ कोई धनायन मिला, धनायन से टकराएगा, फिर अपनी दिशा बदल देगा, फिर अपनी दिशा बदल देगा, यानी यादृच्छिक गति करेगा। तो सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों को एक साथ अध्ययन करने के बजाय हम एक इलेक्ट्रॉन पर फोकस करते हैं। देखिए, मान लीजिए यह इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो यह इधर जाएगा, तब तक यहाँ किसी से टकराएगा धनायन से, दिशा बदल गई, इधर गया, फिर यहाँ से टकराया, इधर गया, फिर टकराया, दिशा बदली, यानी यह इस तरह से पूरे चालक में यादृच्छिक गति करता रहता है। ठीक है, इसके बारे में तो जानकारी पहले ले चुके हैं। अब अपवाह वेग क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। जब किसी चालक के सिरों पर विभवांतर लगाया जाता है, जैसे देखिएगा हमने यहाँ एक बैटरी या सेल जोड़ दिया जिसके माध्यम से इस चालक के सिरों पर विभवांतर लगा रहे हैं, अर्थात इस तार को क्या करते हैं, सेल या बैटरी से जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे यह सेल का प्लस सिरा और यह माइनस सिरा। जब सेल को तार से चालक से जोड़ते हैं तो चालक के सिरों पर विभवांतर स्थापित हो जाता है। तो चिन्ह के अकॉर्डिंग यह सिरा धनात्मक हो जाता है, यह सिरा ऋणात्मक हो जाता है। इस विभवांतर के कारण चालक के भीतर एक वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा जो होती है
अगर आप पढ़े हैं तो पता ही होगा, धन से ऋण की ओर होती है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस इलेक्ट्रॉन पर एक बल लगता है। चूंकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, इसलिए बल की दिशा इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत लगती है, यानी कि इस दिशा में एक बल लगता है। ठीक है, F कहेंगे इस बल का मान क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला बल F बराबर इलेक्ट्रॉन का आवेश और वैद्युत क्षेत्र। अर्थात कोई पूछे इस इलेक्ट्रॉन पर कितना लगेगा बल, तो कहेंगे जो वैद्युत क्षेत्र होगा वह वैद्युत क्षेत्र का मान अगुड़े इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश E होता है वह, उन दोनों का गुणनफल जो है इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला बल होगा। कहेंगे यह बल किधर लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश है तो बल की दिशा उसके अपोजिट होगी, यानी जैसा कि यहाँ चित्र में देख रहे हैं, बल इधर लगेगा। अब इसमें थोड़ा सा यांत्रिकी को शामिल करना, मैकेनिज्म को शामिल करना है। तो अगर किसी वस्तु पर बल लगे तो क्या होता है, बहुत पहले बताया जा चुका है। अगर यह पिंड है, अगर इस पे बल लगाया जाए तो यह बल की दिशा में गति करने लगता है और उसकी गति जो होती है त्वरित गति हो जाती है, क्योंकि बल लगा हुआ है। बल के कारण त्वरण उत्पन्न होता है, क्योंकि आप जानते हैं F बराबर यम, यानी A बराबर F/m। इस त्वरण के कारण ही इलेक्ट्रॉन त्वरित गति करने लगता है। ध्यान में रखिएगा, यह वेलोसिटी तो पहले से थी, जिसको ऊष्मीय वेग कहते हैं। ऊष्मीय वेग से वह गति कर रहा है, लेकिन साथ ही में उस पर जो है इस वैद्युत क्षेत्र के कारण एक बल लगने लगता है इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, और इस बल के कारण इलेक्ट्रॉन एक अन्य गति करने लगता है। इसको आप ऐसे समझते हैं जैसे कि स्कूल में छुट्टी हो जाती है, घंटी लग जाती है, तो क्या होता है, जब इंटरवल होता है तो फाटक तो बंद होता है, सारे लड़के पूरे फील्ड में इधर उधर घूमते हैं, लेकिन फील्ड से बाहर कहीं नहीं जाते हैं। लेकिन जब ही शाम को 3 बजे घंटी लगती है, उसके बाद क्या होता है, फील्ड में घूमते हुए गेट से बाहर निकलते हैं, यानी उनका एक रास्ता हो जाता है। उसी तरह जब वैद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन इधर उधर तो गति करता ही है, साथ ही में इस बल के प्रभाव में एक निश्चित दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। और चूंकि बल लगा है तो त्वरण उत्पन्न होगा, और त्वरण उत्पन्न होगा तो उसका वेग बढ़ता जाएगा, लेकिन उसका वेग बढ़ता नहीं है। क्यों, सुनिएगा, देखिएगा, यह ऊष्मीय वेलोसिटी है। ऊष्मीय वेग को हम U से दिखाएं, ठीक है, और इस वैद्युत क्षेत्र के जो कारण जो बल लगा है उस बल की दिशा इधर होगी। ठीक है, बल की दिशा इधर है तो इसकी त्वरण की दिशा किधर होगी, बल के अनुदिश ही होगी, जानते ही हैं। इस त्वरण के कारण वो त्वरित गति करना चाहेगा, सही है, त्वरण के कारण वो बढ़ते हुए वेग से गति करेगा। लेकिन होता क्या है कि यह बढ़ते हुए वेग से गति करे तब तक आगे जाकर के किसी धनायन से टकरा जाता है, और ज्यों टकराता है तो जितना वेग बढ़ा रहता है ऊर्जा के रूप में, वह ऊर्जा खो देता है, यानी कि वो अपनी ऊर्जा को धनायन को देता है। वेरी सिंपल, आप इसको ऐसे कहें, जब किसी चालक के सिरों पर विभवांतर लगाया जाता है तो चालक में एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। इस वैद्युत क्षेत्र के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर बल लगने लगता है, जिसकी दिशा क्षेत्र के विपरीत होती है। इस बल के प्रभाव में इलेक्ट्रॉन त्वरित गति करने लगता है, अर्थात उसका वेग बढ़ने लगता है। परंतु चूंकि इलेक्ट्रॉन चालक में मौजूद धनायनों से टकराता रहता है और प्रत्येक टक्कर के कारण उसकी ऊर्जा खोती रहती है, और यह ऊर्जा धनायनों को प्राप्त होता रहता है, जो कि ऊष्मा के रूप में या प्रकाश के रूप में क्षय होता है। परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉन ऊर्जा खोता रहता है हर टक्कर के साथ, इसलिए उसका वेग बढ़ने के बजाय एक नियत वेग से गति करने लगता है। चित्र में समझिएगा, यह ऊष्मीय वेग इसको इधर ले जा रहा है और यह वेग इधर वैद्युत क्षेत्र के अपोजिट ले जा रहा है, तो ये जाएगा किधर, देखिएगा, ऊष्मीय वेग इधर, और यह जो त्वरण के कारण उत्पन्न हुआ है यह सूक्ष्म वेग, जिसको अनुगमन वेग कहेंगे, यह इधर है, तो ये किधर जाएगा, ऊष्मीय वेग के प्रभाव में इधर जाएगा और क्षेत्र के प्रभाव में इधर जाएगा, तो ये किधर जाएगा, ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा। चतुर्भुज विधि से योग करेंगे तो कहेंगे कि यह इधर जाएगा।
समांतर चतुर्भुज। यानी कि पहले इसके प्रभाव में जब यह नहीं था, अर्थात वैद्युत क्षेत्र नहीं लगाया गया था, अर्थात जब यह नहीं था तो यहाँ पर पहुंच रहा था, लेकिन जब अब वैद्युत क्षेत्र लग गया है तो इस वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में अब यहाँ पर जाने के बजाय यहाँ पर पहुंचा, यानी यह इतनी दूरी अतिरिक्त चली, यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ से टकराया उससे धनायन से, अब इधर जाना चाहिए, लेकिन याद रखिए उष्मी वेग की दिशा तो बदल गई, अब यह इधर जाएगा, लेकिन वैद्युत क्षेत्र के कारण जो बल लग रहा है उसकी दिशा इधरिया है, तो अब यहाँ से यह किधर जाएगा, इसको हम डॉटेड लाइन से बना रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी होगा। ऐसे वैद्युत क्षेत्र लगा, यहाँ पर ले गया खींचकर, अब फिर वैद्युत क्षेत्र, उष्मी वेग तो वही है, लेकिन वैद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, यानी मूल स्थान से थोड़ा और आगे हो जाएगा। तो अब देख रहे हैं वैद्युत क्षेत्र के बिना यहाँ पर था, वैद्युत क्षेत्र के कारण यहाँ पर, यहाँ पे धनायन से टकराया, मान लीजिए आगे जा रहा है, तो आगे जाएगा तो देखिएगा क्षेत्र की दिशा भी उधर ही है, और क्षेत्र के कारण जो वेग है उसकी दिशा भी उधर ही है, और उष्मीय वेग की दिशा भी उधर ही है, तो अब दोनों एक दिशा में हो जाएंगे। ये थोड़ा यहाँ पर पहुंच जाएगा, पहले यहाँ पर पहुंचेगा, अब यहाँ पर पहुंच जाएगा, फिर इस प्रकार से सारे टक्कर होते रहेंगे और यह यहाँ पर, अर्थात क्षेत्र की अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुंच रहा था, और जब क्षेत्र लगा दिया तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुंच गया। यह जो छोटी सी दूरी तय किया है, जितने समय में भी तय किया हो, इस दूरी को तय जिस वेलोसिटी से किया है उस वेलोसिटी को ही हम अनुगमन वेग कहते हैं। तो फिलहाल अनुगमन वेग इतना जटिल नहीं है जितना कि इसको समझाया जा रहा है, अनुगमन वेग काफी आसान है। तो चलिए, अगर आप इन चीजों को समझ रहे हैं तो अनुगमन वेग को एक बार सुनते हैं और चित्र को साथ साथ में देखते जाते हैं। तो अनुगमन वेग किसे कहते हैं? तो कहा जाता है कि जब किसी चालक के सिरे पर विभवांतर स्थापित किया जाता है तो चालक में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस वैद्युत क्षेत्र के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर बल लगने लगता है, जिससे इलेक्ट्रॉनों में एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है। यह त्वरण इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हर टक्कर के बाद अपनी कुछ ऊर्जा धनायनों को देते रहते हैं, जिसके कारण से यह त्वरित गति करने के बजाय एक समान नियत वेग से गति करने लगते हैं। इस नियत वेग को ही हम इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग कहते हैं, और अपवाह वेग को शो करते हैं VD से। यहाँ D जो है फुटर है, यह ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिनोट कर रहा है, तो यह आपका अपवाह वेग हो गया, या यूं कहें अपवाह वेग की परिभाषा हो गई। अब आते हैं, अब अगला टॉपिक है अपवाह वेग और वैद्युत धारा में संबंध। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अपवाह वेग की परिभाषा समझना जरूरी है। इसके अलावा अपवाह वेग का मान क्या होगा, उसको विभिन्न पदों में कैसे व्यक्त करेंगे, ये सब भी जानना बहुत जरूरी है। तो अब दूसरा टॉपिक हो जाएगा आपका वैद्युत धारा I और अपवाह वेग VD में संबंध। तो ये बहुत सिंपल है, चलिएगा देखिएगा। मान लीजिए यह चालक है, ठीक, यह चालक तार हो गया, जिसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल जो है A है। अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, तो हम इसको 60 में लिख रहे हैं, यह आपका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल हो गया, यानी कि यह इसका सेक्शन जो क्षेत्रफल है वृत्ताकार होगा, जबकि यह बेलनाकार है। और इलेक्ट्रॉन घनत्व, इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बताया ही जा चुका है। इलेक्ट्रॉन घनत्व यन है। इलेक्ट्रॉन घनत्व का मतलब होगा प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। और मान लेते हैं इस चालक में बहने वाली धारा
यानी कि विद्युत धारा आई है, ठीक है। और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग Vd है। यह इतनी चीजें आप मानेंगे, ठीक है। मानना रहेगा कि ये ऐसे ऐसे है। तो फिर से एक बार सुनिए, माना एक चालक है जिसका अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल a है, इसका इलेक्ट्रॉन घनत्व, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, विद्युत धारा I है, और जो मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें है उनका अनुगमन वेग Vd है, ठीक है। अब माना t समय में q आवेश प्रवाहित होते हैं। अब मान लीजिए आपने सेल लगा दिया है, सेल लगा दिया, टी टाइम ले देखा, टी टाइम में मान लिए कि क्यू आवेश प्रवाहित हो गए, तब इसमें बहने वाली जो धारा है आपने आई माना है, इस आई का मान क्या होगा? तो कहेंगे आई बराबर क्यू अपॉन टी, या तो विद्युत धारा का परिभाषा हो गया, ठीक है। हम इसको यहां पर समीकरण बना के छोड़ देंगे। अब बात करेंगे, अगर धारा इधर बह रही हो, विद्युत धारा इधर बह रही हो इस डायरेक्शन में, इसको आप चाहे तो चित्र कंप्लीट करके समझ सकते हैं। देखिएगा ऐसे एक प्लस और या माइनस, तो विद्युत धारा इधर बहेगी, प्लस से माइनस की हो, तो इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा वो किधर फ्लो करेगा? तो कहेंगे विपरीत दिशा में, इधर जाएगा कि इधर जाएगा? आपको ध्यान देना होगा, ये माइनस है और ये प्लस है, तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जाएगा, इधर, ठीक है। तो कहेंगे कि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इधर जाएगा, ठीक है। किस वेलोसिटी से जाएगा? तो कहेंगे Vd वेलोसिटी से जाएगा। तो Vd क्या है? अपवाह वेग, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हम मान लेते हैं, यहां पर एक सेक्शन ले लेते हैं और किसी समय यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, चीजों को ध्यान से देखिएगा, इस लाइन के पास इलेक्ट्रॉन E है और जो कि वो Vd वेलोसिटी से चल रहा है, तो हम कहें कि बताओ t समय में कहां पहुंच जाएगा? इस वेग से, वेग दिया हुआ है, तो इस वेग से इतने समय में कितना दूर पहुंचेगा? तो यहां लिखेंगे t समय में मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा चली गई दूरी, t समय में मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा चली गई दूरी, तो दूरी कितना होगा? तो दूरी बराबर 4 गुणे समय, तो कितना समय लगा? t समय, कितने चाल से? तो Vd चाल से, यानी कितना दूरी चला? Vd गुणे t, चाल गुणे समय। तो यह कुछ दूरी होगी ना, तो मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया, यह सेक्शन बना लेते हैं, और यह जो दूरी है, इस दूरी का मान यह है Vd इंटू t। अब सोचिएगा, यह अकेला इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं, इलेक्ट्रॉन तो बहुत होंगे, इलेक्ट्रॉन घनत्व दिया हुआ है, तो अगर सभी इलेक्ट्रॉनों की बात करें तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे सबका अपवाह वेग एक बराबर होगा, सारे इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे होंगे, तो सब इलेक्ट्रॉन t समय में इतना ही दूरी चल करके यहां पर आएंगे। तो अब बात आती है, अगर इतनी दूरी t समय में पार करते हैं तो इसका आयतन कितना होगा? यानी यह जो एरिया है, इस एरिया का आयतन कितना होगा? तो कहेंगे भाई ये तो बेलनाकार है, सेक्शन पता है, या लंबाई पता हो जाए तो आयतन पता हो जाएगा। मेंसुरेशन में आप पढ़ते हैं, बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, जहां पाई आर स्क्वायर को हम आधार का क्षेत्रफल कहते हैं, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, और एच को बेलन की लंबाई कहते हैं। तो फिलहाल बेलन की लंबाई इतना ही लेना है, और इस लंबाई को हम Vd से दिखाते हैं, तो Vd इंटू t, ठीक है। यानी t समय में सारे इलेक्ट्रॉन
इतना आयतन पार कर जाएंगे। इसी को यहाँ भाषा रूप में लिखेंगे, तब टी समय में इलेक्ट्रॉनों द्वारा पार किया गया आयतन। ठीक है, इतनी दूरी तो चल लिए सारे इलेक्ट्रॉन टी समय में, तो कितना आयतन पार किए? तो कहेंगे आयतन बराबर तो दूरी गुणे अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, या अनुप्रस्थ क्षेत्रफल गुणे दूरी, यानी दूरी कितना तय किए हैं? VD इंटू टी। इतना आयतन पार कर गए। अब थोड़ा दिमाग लगाइएगा, एकांक आयतन में इतने इलेक्ट्रॉन हैं, तो इतने आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? गुणा करा देंगे, बहुत सिंपल है। एकांक आयतन में इतने इलेक्ट्रॉन हैं, यानी इलेक्ट्रॉन है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों का घनत्व अगर पता हो तो आयतन अगर कोई कहे तो बस गुणा करा के इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर देते हैं, तो एकांकी नियम है। ठीक है, तो कहें अब क्या लिखेंगे? पार किए आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो पार हुआ है टी समय में आयतन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो कहेंगे आयतन गुणे इलेक्ट्रॉन घनत्व, तो संख्या हो जाएगी इलेक्ट्रॉनों की यन आयतन घनत्व गुणे आयतन, तो आयतन कितना है? 1 गुणे VD टी। यह क्या हुआ? यह जो हुआ पार किए गए आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई। स्टेप टू स्टेप ध्यान रखिएगा। हमने कहा है पहले टी समय में इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी पार करेगा? तो इतनी दूरी पार करेगा 4 गुणे समय से। पार किए गए जो दूरी पार किया है उसका आयतन कितना होगा तार का? तो कहेंगे तार बेलनाकार है इसलिए आयतन इतना होगा। तो जितना आयतन पार किया है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो हमने कहा इलेक्ट्रॉन घनत्व n है, तो पार किए गए आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी होगी। ठीक है, अब बात आ जाती है एक इलेक्ट्रॉन पर ई चार्ज होता है, पूरी दुनिया जानती है इलेक्ट्रॉन पर कितने चार्ज होते हैं? ई चार्ज होते हैं। तो इतने इलेक्ट्रॉनों पर कितने चार्ज होंगे? चार्ज मतलब आवेश, अर्थात इतना आयतन टी समय में पार किया है और उस आयतन में इतने इलेक्ट्रॉन हैं, तो इतने इलेक्ट्रॉनों पर कितना आवेश होगा? तो कहेंगे मान लेते हैं Q आवेश होता है। तो Q बराबर क्या होता है? पहले पढ़ चुके हैं, Q बराबर यह नहीं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यह यंग दूसरा है, यह यंग दूसरा है। जब इस फार्मूले की बात करते हैं तो यह यंग इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाती है, और जब यहाँ पर घनत्व की बात करते हैं तो यह इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो है लेकिन प्रति घन मीटर में है। ठीक है, तो हम कह रहे हैं अगर किसी तार में कोई कहे कि 5 इलेक्ट्रॉन हैं तो बताइए तार में आवेश कितने होंगे? तो आप कहिएगा एक इलेक्ट्रॉन पर ई आवेश होता है, तो 5 में 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 गुणे ई आवेश होगा। उसी प्रकार अगर तार में इतने इलेक्ट्रॉन है तो कितना आवेश होगा? कहेंगे Q होगा। तो कैसे? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में ई से गुणा करा देंगे, हो जाएगा ई गुणे n गुणे a गुणे VD और गुणे T। आइए समझ में, यह एक एक करके प्राप्त कर रहे हैं। इसको अगर सही से लिखें तो यहां पर देखिएगा E गुणे n a VD T, या तो पहले का पद है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और या इलेक्ट्रॉनों का आवेश, तो कुल आवेश गुणा करा दिए, प्राप्त हो गया कुल आवेश। यही आवेश जो है टी समय में पार किए हुए हैं, तब इस आवेश का मान यहां पर रख दें तो कितना होगा? तो लिखेंगे समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 का में मान रखेंगे Q का, तो हो जाएगा I बराबर Q का मान कितना है? तो Q का मान है, इसको किताब में ऐसे लिखा रहेगा n e a VD इंटू T। यह VD एक ही सिंबल है, कभी इसमें मिस्टेक मत कर दीजिएगा, अपान T। तो T से तो T कैंसिल हो जाएगा,
अब बचेगा क्या? बचेगा I बराबर NEAVD। और यही जो होता है किसी चालक में बहने वाली धारा I और मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग VD में संबंध होता है। इस संबंध को थोड़ा समझिएगा। यानी E, A यह तीनों जो होते हैं किसी तार के लिए कांस्टेंट होते हैं, अर्थात जब करंट बह रहा है तो तार का क्षेत्रफल नहीं बदलेगा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं बदलेगी, इलेक्ट्रॉन पर आवेश नहीं बदलेंगे। अगर ये तीनों कांस्टेंट हैं तब तो आप जानते ही हैं कि I प्रोपोर्शनल VD। ठीक है, यानी तार में बहने वाली धारा अपवाह वेग के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग जितना ही अधिक होगा तार में धारा का मान उतना ही अधिक होगा। तो आपने आज जाना अपवाह वेग और दूसरी बात जानी अपवाह वेग और धारा में संबंध। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, कल के वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।